ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय आनंद आनंद भाई। भाई। हाय आनंद भाई। हाय। हाय एवरीबॉडी। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, वो मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, एक लोग को उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही है। आज करीबन 10 बजे के आसपास काबिल भाई का फोन आया और उन्होंने पूछा कि आनंद, क्या आज कुछ शेयर कर पाओगे? तो दोस्तों, आज की तारीख भी 10 है और 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। मतलब एक एक दिन का आधार लेके आप सभी लोगों के दुआओं का असर, ईश्वर का ग्रेस, इसी वजह से आज 2527 दिन हो गए कि शराब से दूरी हासिल हुई है और वापस न्यू कमर बनने की जरूरत नहीं पड़ी, वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये 6 महीना और 11 साल, 6 साल और 11 महीने का जो ये मेरा सफर है आप लोगों के साथ में, और ये इसलिए हो पाया है कि दोस्तों बहुत बड़ी बारिश यहाँ हो रही है और अंधेरा है, लाइट गई हुई है, तो मैं अंधेरे में बैठकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कुछ तकलीफ आती है या फिर मेरा नेटवर्क जाता है तो मुझे माफ कीजिए या फिर मुझे फोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जब आया था वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2018, और जैसे कि आज मुझे कामिल भाई ने बोला कि क्या आज आप शेयर कर पाओगे, तो दोस्तों किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैंने सुनी है कि शेयरिंग इज बोन मैरो ऑफ ए फेलोशिप। मतलब मेरा शेयर करना ये एक रीढ़ की हड्डी होती है। एल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में शेयरिंग करना एक रीढ़ की हड्डी है। और दूसरी चीज और किसी ने कही है कि ए फेलोशिप इज चैनल टू गॉड ग्रेस। मतलब एल्कोहलिक एनोनिमस की ये फेलोशिप मेरे ईश्वर का कृपा, उसकी ब्लेसिंग पाने के लिए एक चैनल है, ये एक जरिया है। तो मुझे ईश्वर की कृपा के सिवा, ईश्वर की कृपा के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। और जब तक कि ईश्वर की कृपा मेरे पे बनी रहेगी, ईश्वर मेरे साथ में रहेगा, तभी मैं एक सेफ, हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ जी सकता हूँ। तो इसलिए मैंने तुरंत तुरंत हमारे कामिल भाई को हाँ कह दिया। और दोस्तों, आज का जो विषय मुझे जो लगा, जो मुझे मेरे ख्याल में आया कि सीक्रेट इज द सिकनेस। एल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों जब मैं आया, जैसी की तारीख मैं अभी बता रहा था, तो ये तारीख को जब आया मैं, तो सबसे पहले ये अल्कोहलिज्म या शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, इन चीजों पे मुझे कहीं विश्वास नहीं था। वजह ये थी दोस्तों कि बहुत से मेरे मेडिकल फील्ड के दोस्त थे, डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है। और मेरे भी कुछ ओल्ड आइडियाज थे, मेरे ख्यालात थे, मेरे विचार जो थे वो कुछ अलग थे। यार, अगर शराब इतनी गंदी है, शराब इतनी बुरी है, तो गवर्नमेंट ने इसकी फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए। अगर शराब रहेगी ही नहीं, बनेगी नहीं, तो मैं क्यों पीऊंगा? ऐसे मेरे ख्यालात थे। दैट वाज माय ओल्ड आइडियाज। मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ जो मेरा काफी पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी सोच, मेरी समस्या, मेरे विचार है, मेरे जिंदगी के तरफ देखने का दृष्टिकोण है, एटीट्यूड जो है, वो मेरी समस्या है। और ऐसे विचार लेके मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराब मेरे जान से प्यारी, मेरे परिवार से प्यारी, और इसको छोड़ना ये मेरी इच्छा नहीं थी। क्यों शराब छोड़े यार? मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं, मेरे परिवार के कुछ लोग या फिर मेरे रिलेटिव या समाज के मेरे कुछ चहेते लोग हैं, जो जिस तरह से कंट्रोल में शराब पीते हैं, वो मुझे सीखना था। और मुझे लगा कि एल्कोहलिक एनोनिमस ये शराबी भाइयों की एक संस्था है, इसमें शराब कैसे पीते हैं ये समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इसी के लिए मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। पहली चीज ये थी कि मैं एल्कोहलिज्म एक बीमारी है ये मान नहीं रहा था। और दूसरी चीज है कि मैं इस बीमारी का मरीज हूँ, मैं ये बीमारी में आया हूँ, ये चीज को मानने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। और वजह ऐसी थी दोस्तों कि जिस तरह से मैं लोगों को समाज में देखता हूँ,
शराबी कौन होते हैं? जो रास्ते पे गिरे पड़े रहते। शराबी कौन होते हैं? जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, रास्ते पे पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, गटार में पड़े हैं, नौकरी चली गई है, व्यवसाय में पूरा घाटा खाया हुआ है, व्यवसाय बंद हुआ है, जीने के लाले पड़े हुए हैं, क्या करना कुछ सूझ नहीं रहा है, हमेशा एक्सीडेंट होता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, हमेशा दवाखाने में भर्ती होना पड़ता है, ब्रेन हेमरेज होता है, लीवर डैमेज होता है। ये सब लोग, जिनके साथ ये सब होता है, वो लोग शराबी है। मैं शराबी नहीं हूं, ऐसा ही मुझे लगता था। एल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग को जैसे मुझे सुझाया गया, बताया गया, मुझे प्यार मिला, मेरे कंधे पे हाथ रखा गया और मुझे यही कहा जा रहा था कि आनंद, हम तुझे शराबी नहीं कह सकते। मेरे पहले आए भाई मेरे को बोल रहे थे कि ये तूने डिसाइड करना है कि तू इस समस्या से जूझ रहा है, ये शराबियत नाम की बीमारी तुझे हुई है नहीं है, ये तेरा तुझको समझना है। हम नहीं बोल सकते तेरे को शराबी, और हम शराबी बोलने के लिए, क्या तू इस बीमारी का मरीज है, ये बोलने के लिए हम कौन होते? सिर्फ हम हमारे अनुभव आपके साथ में साझा कर रहे हैं। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे जिंदगी में ये बीमारी ने किस तरह से तकलीफ पहुंचाई, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में है, वो मैं हम लोग आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको बीमार नहीं बोल सकते, बीमारी में आए ये नहीं बोल सकते। और दोस्तों, मेरी ओल्ड आइडियाज, मेरा जो स्वभाव है या फिर जिस तरह से मैं जिंदगी को देखता हूँ, मुझे यही लगता था कि यार आज उम्र 53 साल चल रही दोस्तों, और 53 साल में अभी तक की कोई सलाइन नहीं लगी, दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं, कोई लीवर डैमेज नहीं है, बीवी छोड़ के नहीं गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यापार जो कुछ है छोटा मोटा वो चल रहा है। मेरे साथ में ये कुछ नहीं हुआ है, तो मैं एल्कोहलिक कैसा, यही सवाल मेरे जहन बार बार आता था। माइक बंद करिए प्लीज प्लीज। यही सवाल मेरे जहन में हमेशा आता था कि मैं शराबी कैसा। लेकिन दोस्तों, यहाँ बोलते हैं, मुझे भी बोला गया, 90 मीटिंग, 90 डेज, 90 मीटिंग करके देखो, 90 मीटिंग करके देखो, फिर शराब की दुकानें भी खुले हैं और तुम्हारे जेब से तो कोई पैसा नहीं ले रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस पॉकेट में मदद करता है, मुफ्त में मदद करता है। यहाँ मुझे कोई कंट्रीब्यूशन देने के लिए कोई नहीं बोल रहा था। किसी वक्त सामने आता था तो मैं न्यू कमर हूँ ये समझ के मेरे सामने से उठा लेते थे। मुझे 10 रुपए डालने की भी परमिशन नहीं थी। 90 दिन तक ये सब सिलसिला चल रहा था। और मुझे एक ओल्ड टाइमर ने बोला, जब मैं 90 मीटिंग और 90 दिन तक के मैंने ये सिलसिला मेरा जारी था, आप लोगों में आ रहा था। लेकिन तकलीफ यही थी कि मैं हमेशा ये चीज मेरे नए भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। माइक बंद करिए प्लीज। मैं हमेशा ये चीज हमारे नए भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ, इसलिए कि ये आइडेंटिफिकेशन मेरे जैसे व्यक्ति का, जो खुद को होशियार समझता है, डेढ़ चाइना है, उसको बहुत जरूरी है ये चीज जानना समझना कि मैं ये बीमारी में नहीं आया ऐसा मुझे समझता है, मैं अल्कोहलिक नहीं हूं ऐसा मुझे लगता है। आई एम अ डिफरेंट, ये वाला जो वाकयात मेरे साथ में रहता है कि मैं आप लोगों में से एक नहीं हूं, मैं दूसरा, आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं। और ये चीज मेरे साथ में भी हो रही थी। एक ओल्ड टाइमर थे, नागपुर के थे, और उन्होंने मुझे सुझाया, अबे आनंद, लिटरेचर है, ये तू पढ़ता क्यों नहीं? दोस्तों, किताबों से बहुत प्यार था, पहले भी, आज भी है और रहेगा। तो ये प्यार के वजह से मैंने वो किताब खोली जिसका नीले कलर का एक कवर था और उस पर लिखा हुआ था एल्कोहलिक एनोनिमस। और जैसा दोस्तों मैंने वो पेज पलटा, वहां लिखा था द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो अल्कोहलिज्म या फिर शराबियत नाम की बीमारी से पूरी तरह आजाद हुए हैं, मुक्त हुए हैं, ऐसे लोगों की कथा, मतलब ये किताब है। और दोस्तों, उस वक्त मेरी जिज्ञासा जागृत हुई। मुझे लगने लगा यार पढ़ने में क्या जाता है, कौन से पैसे लग रहे। और किताब दोस्तों बहुत महंगी भी नहीं थी, 125 या 130 रुपए की किताब शायद मैंने वो ली थी और वो पढ़ रहा था। जैसे मैं पढ़ते गया, इंग्लिश बिग बुक के पेज क्रमांक 44 पे, 44 पेज पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मेरे जैसा व्यक्ति
शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज लिखता है, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीता हूँ उस पर अगर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब मैं संभावित मद्यपी बन गया हूँ। और ये चीजें जब मैंने अपनी जिंदगी के साथ में देखा कंपेयर करके, क्या है यार, क्या ऐसा तेरे साथ में हुआ है? पूरी ईमानदारी से आनंद तूने चाहा है शराब छोड़ना? क्या तू थोड़ी सी पीने के लिए जाता है, बहाने कुछ भी हो, कहीं जिंदगी में खुशी है, गम है, जो भी तकलीफ है या फिर खुश होता है तो थोड़ी सी पीने के लिए जाता है, 90 पीना है, मात्र 90 पी के क्या तू वापस आ सकता है? दोनों चीजें दोस्तों मेरे लिए नई थी और मैं अपनी जिंदगी में झांकने लगा। 1992 में दोस्तों मैंने पहली बार बियर, वो भी आधी पी थी, और वजह थी मैं एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर बन गया था, पहला पगार, पहला सैलरी मेरे हाथ में था और एक दोस्त फोर्स कर रहा था, आनंद यार सेलिब्रेशन तो बनता है। और वो सेलिब्रेशन करने के लिए मैंने 1992 में आधी बियर पी थी। और वो पीने के बाद में जैसे जिंदगी में कुछ कम या ज्यादा होता है, ऊंच नीच होता है, और ये ऊंच नीच जब मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरी तकलीफें बढ़ती है, और मैं 2011 में दोस्तों ये क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। ये शराबियत बीमारी बताते हैं प्रोग्रेसिव है, फैटल है, कनिंग, बैफलिंग फॅटल डिसीज, धूर्त, कावेबाज और घोटाळ्यात टाकणारा आजार, मराठी में कहते हैं इसको। ये बीमारी तो मैंने देखा कि 1992 से लेके तो 2011 तक की इसमें प्रोग्रेशन रहा, बढ़ते रहा। और 2011 से 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी। 2015 में मुझे लगने लगा कि यार शराब मेरी वाकई बढ़ गई है, अगर ये मैं बंद नहीं करता या इसको कंट्रोल में नहीं, बंद करने की तो बात ही नहीं थी दोस्तों, मैं अगर इसको कंट्रोल में नहीं पीऊंगा तो मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है। ये डर मुझे उन चीजों की तरफ लेके गए जिसको मेडिटेशन कहते हैं, विपश्यना कहते हैं, और मैं दोस्तों विपश्यना जाने लगा। प्रयास यही था कि कंट्रोल में शराब कैसे पीऊं, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं था। और दोस्तों 2015 से 2018 तक के महीने जो भी मानवीय प्रयास मेरे थे, जो भी मैं कुछ कर सकता था, मेडिटेशन में जो जान पाया, कुछ करने की चाहत थी, कुछ इच्छा शक्ति जागरूक हुई थी, इन सब के बदौलत मैंने जो प्रयास किए, मैं हर वक्त कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, इससे ज्यादा शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाता था। और कोई भी वजह से शराब मेरे हाथ में आती है तो दोस्तों मैं उस वक्त सप्ताह पूरा 7 दिन 8 दिन शराब पीता था, और फिर वो आत्मग्लानी, वो रिमोर्स जिसको कहते हैं, वो आती थी कि यार आनंद क्या करके बैठा है। और ये सब होने के बाद में ये जब चीजें मैंने देखी कि पूरी ईमानदारी से मैंने 2015 में क्या दोस्तों एल्कोहलिक एनोनिमस मालूम नहीं थी, और नहीं मालूम थी तो ईश्वर की ये एक योजना होती, उसकी प्लानिंग होती कि जिस व्यक्ति को जो चीजें उसी वक्त मिलती है जब उसकी इच्छा होती है, उसकी ग्रेस होती है, इसकी ब्लेसिंग होती है ईश्वर की। और ये चीजें मेरे साथ में नहीं हो रही या फिर मेरे साथ में ऐसी तकलीफ है, तो मैंने 2015 में पूरी ईमानदारी से प्रयास किए, लेकिन मैं शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाया। तो और दूसरी चीज की कोई भी वजह से मैं पीने जाता था और सिर्फ 90 पी के मैं वापस नहीं आ सकता था, मेरा अद्दा हो जाता था, उससे ज्यादा पीता था, और यही सब हो रहा था। तो एल्कोहलिक एनोनिमस ने जब कहा कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी आनंद तू शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता और थोड़ी पीने जाता है तो उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता, क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल नहीं रहता, तो ये दो चीजें अगर किसी के भी साथ में होती है तो वो संभावित मद्यपी या शराबियत नाम की बीमारी में वो आया है। और ये दो, इसको सिम्टम्स कहते हैं, या फिर ये दो चीजें हमारा को फाउंडर जब मैंने अपनी जिंदगी के साथ में लगा के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार ये दोनों चीजें मेरे साथ में हो गई। अब जरूरत नहीं वो 20 सवाल क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस क्या बोलता है, वो कौन बोलता है, डॉक्टर दोस्त क्या कहते हैं, कोई जरूरत नहीं। और ये जो एक्सेप्टेंस आया दोस्तों, ये दिल की गहराई से आया था, दैट वॉज फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट, दिल के गहराई से आया हुआ स्वीकार था। और यही स्वीकार जब आया तो मुझे भी लगने लगा कि मैं भी आप में से एक हूं, मैं कोई जुदा नहीं हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं आई एम नॉट अ डिफरेंट,
मैं आप में से एक हूं, और जब ये एक्सेप्ट होने लगा तो बहुत अच्छी बात हमारे डॉक्टर कार्ल गस्टर जंग कहते हैं, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अंटिल वी एक्सेप्ट इट। डॉक्टर कार्ल गस्टर जंग कहते हैं कि हम तब तक के कोई बदलाव हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैंने मान लिया था कि ये बीमारी में मैं आया हूं, मैं इस बीमारी का मरीज बन गया हूं। दोस्तों, जो मुझे सुझाया जा रहा था, अगर मैं बीमारी में आया हूं, मैं अगर बीमार हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे पहले आए भाइयों ने मुझे बताया, अरे ये प्रोग्राम यार अकेले करने का नहीं है, अकेला नहीं जान पाएगा। किताब पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, तो उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए। तू अगर अपने तरह से पढ़ेगा तो उसके मीनिंग अलग निकालेगा, लेकिन एक जानकार व्यक्ति जिसको लिटरेचर का नॉलेज है उसके साथ में पढ़ेगा तो तुझे सही मीनिंग वो चीज का, वो वर्ड का, ये शब्द का सही मीनिंग तेरे को पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसा ये सब फुकट में मिलने वाली व्यवस्था है अल्कोहलिक एनोनिमस में, मुझे जो स्पॉन्सर मिलता है कोई चार्ज नहीं लेता मेरे से, और ये चीज अगर फुकट में मिल रही तो मैंने भी चाहा कि चलो यार करके देखते। मैंने स्पॉन्सर लिया, और स्पॉन्सर मुझे समझा रहा था कि आनंद, तेरी तकलीफ सिर्फ शराब नहीं है, तेरी तकलीफ कुछ अलग है। और वो समझा रहा था, अल्कोहलिज्म इज अ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब वो कह रहे थे, ये मेरे स्पॉन्सर है, तो ये मेरे शराबियत जो है, ये मेरा जो बाहरी लक्षण है। और किस किस का बाहरी लक्षण है? मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसका ये प्रदर्शन है। तो दोस्तों, मुझे ये समझना पड़ा कि किन चीजों की तरफ मेरा स्पॉन्सर मेरा ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे समझाया कि शराब पीने के मामले में तू पावरलेस तो है ही है आनंद, लेकिन और तेरी शक्तिहीनता है और पावरलेस है। तो किस तरह का तेरा पावरलेस है? तो तेरे साथ में जो लोग हैं, जो व्यक्ति तेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो परिस्थितियां तेरे जिंदगी में आई है, जो कुछ तत्व तेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं, और उनके प्रति तू पावरलेस है। शक्तिहीनता सिर्फ शराब के बारे में नहीं है तेरी वाली, और ये तेरी शराब जो बड़ी है ना आनंद, तो उसकी वजह क्या है? तो तूने अपनी जिंदगी में जो अस्त व्यस्तताएं की है, वो तेरे समस्याओं की जड़ है। जैसे जैसे तेरी अस्त व्यस्तताएं बढ़ती गई, मुझे समझाया जा रहा था, बाहरी दुनिया में कहते हैं कि मेरी अस्त व्यस्तता क्या है, तो मेरी शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, वैचारिक है, बौद्धिक जिसको कहते हैं, सामाजिक अस्त व्यस्तता है, आर्थिक अस्त व्यस्तता, इन सब 9 प्रकार की जो अस्त व्यस्तता अल्कोहलिक एनोनिमस के बाहर मैंने सुनी थी, ये सब वजह मेरी तकलीफें है। और ये जैसे जैसे बढ़ती गई, जिस तरह से मेरी तकलीफें बढ़ती गई, मेरी अस्त व्यस्तताएं बढ़ती गई, मेरी अनमैनेजेबिलिटी बढ़ती गई, मेरी शराब बढ़ गई। तो दोस्तों, मुझे कबूल करना पड़ा कि मैं सिर्फ शराब के सामने शक्तिहीन नहीं हूं। लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा, बिल डब्ल्यू भी लिखता है किताबों में, शक्ति का अभाव यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और वो ताकत मेरे पास में नहीं है, मैं शक्तिहीन हूँ लोगों के प्रति, तत्वों के प्रति, मेरी जिंदगी में आए परिस्थितियों के प्रति, और शराब के प्रति तो हुई हूँ। और मैंने अपनी जिंदगी खुद तहस नहस की है, खुद अनमैनेज की है मैंने जिंदगी। ये चीज जानने के बाद में मेरा स्पॉन्सर मुझे और एक चीज बताने की कोशिश कर रहा था, आनंद, शराब पीने के लिए जो तूने प्रयास किए हैं वो सब मानवीय थे। एक मानव द्वारा किए कोई प्रयास तुझे सफलता नहीं दे सकते, सफलता नहीं दे सकते। मुझे यही सुझाया जा रहा था कि पावर ग्रेटर देन मी, मेरे से कोई उच्च शक्ति, मेरे से बड़ा कोई ताकत, मेरे से बड़ा कोई पावर ही मुझे मेरी सैनिटी वापस कर सकता है, मेरा सत्य विवेक वापस कर सकता है। और तकलीफ यही से थी कि मैंने अपना विवेक खो दिया था, क्या सही है क्या गलत है, और शराब पीते पीते ही जीना, और यही एक सही जिंदगी, ये भ्रम में मैं जी रहा था, जिसको डिल्यूजन कहते हैं हम। और यही डिल्यूजन में मैं जी रहा था, और मेरा स्पॉन्सर मुझे समझा रहा था कि आनंद, तुझे वो शक्ति चाहिए जो तेरे से बड़ी हो। और दोस्तों, मैं आने लगा मीटिंग को। सबसे पहले तो मैंने मीटिंग को या फिर अपने एक फेलोशिप को मैंने हायर पावर मानने का प्रयास किया। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोला जा रहा था, सुव्यवस्थित दिशा, मेरे लिए अच्छी दिशा, गॉड के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन गॉड मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
बड़े ज्ञानी लोग, मेरे से पहले आए लोग मुझे समझा रहे थे, गॉड आनंद तू वो समझ रहा वो नहीं है, राम रहीम महावीर गुरु नानक साहब और किसी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस नहीं करता है। गॉड वो है गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, और जो तुझे सही राह पे सही दिशा अपनी जिंदगी जीने के लिए सन्मार्ग बताएगा, सतमार्ग बताएगा, वो तेरे लिए ईश्वर है। और दोस्तों बात पटने लगी। फिर मुझे बताया जा रहा था कि आनंद तेरी तकलीफ क्या है, तेरी जिंदगी में जो तहस नहस हुई है, ये अनमैनेजेबिलिटी हुई, इसकी वजह है तूने अपनी जिंदगी अपने हाथ से, अपने विलिंग से, अपनी इच्छाओं से चलाने का जो प्रयास किया, 3 नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां दी गई है ईश्वर ने मुझे, उस पे से मैंने कंट्रोल खो दिया। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, मेरा स्पॉन्सर कहता है कि आनंद अब तुझे डिसीजन करना पड़ेगा कि तू अपनी जिंदगी और अपनी इच्छाओं को उस हायर पावर के मर्जी से चलाने का डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा। तकलीफ वाली बात थी दोस्तों कि यार मैं अपनी इच्छा, अपना जीवन जिनको मैं जानता नहीं, मानता नहीं, ऐसे व्यक्ति के हायर पावर के हाथ में क्यों दी। लेकिन कुछ देर के लिए मैंने अपने स्पॉन्सर को हायर पावर समझा, और स्पॉन्सर को जब हायर पावर समझ तो मेरे से ऊंचा कोई तो भी है, मेरे मुझसे ऊपर कोई तो भी है। और यही चीज करते करते मुझे समझ में आने लगा कि कुछ ताकत है, कोई हायर पावर अगर समझते हैं, हम मानते हैं, हम झुकते हैं, तो मेरे में कुछ बदलाव आता है। जब एक कुएं में कोई बकेट हम डालते हैं, कोई पानी निकालने के लिए अगर एक बकेट डालते हैं, और बकेट जब तक कि वो झुकती नहीं तब तक कि उसमें बूंद भर पानी नहीं आता दोस्तों। और यही मेरे साथ में हो रहा था। मैंने झुकना शुरू किया, भला ईश्वर के सामने नहीं, भला ही, लेकिन अपने स्पॉन्सर की बात मानने लगा। और ये करने के बाद में सबसे बड़ी बात मुझे बताई जा रही थी, मैं 3 महीने का, 4 महीने का सोबर हो गया दोस्तों। शराब से मैंने दूरी हासिल कर ली, लेकिन जिस तरह से आपके चेहरे में देखता था, उसमें जो खुशियां दिखती थी, जो सुकून आपके चेहरे पे मैं देखता था, वो मेरे पास में नहीं था। आज भी, उस वक्त भी मैं शराब से दूर था, लेकिन मेरी अस्त व्यस्तताएं वही थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। सुकून जिसको कहते हैं, समाधान जिसको कहते हैं, हैप्पी फ्री जॉयस लाइफ की बात एल्कोहलिक एनोनिमस करता है, और वो मेरे पास में नहीं था। तो मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि आनंद, ये सफर इतना सा नहीं है, 3 चीजें करने से नहीं होगा। इसके सामने तो वाकई में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं वो शुरू होता है। और वो था दोस्तों द कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विथ अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव। मतलब मैंने मेरे जिंदगी की तरफ झांकने का, यहाँ कई शराब का नाम नहीं है दोस्तों, cool examination of damages occur during the life and sincere effort to look after them with approved perspective। शराब का नाम नहीं है, वाइन नहीं लिखा है, विस्की नहीं लिखा है। तो मुझे किस तरह से अपनी जिंदगी में झांकना है, और मेरी तकलीफें क्या है, मेरा सिकनेस कैसा है, और क्यों मैं खुश नहीं हूं, क्यों मैं हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ नहीं जी रहा हूं। शराब तो दूर हो गई, अभी मैं कह रहा था आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कंफ्लिक्ट अल्कोहलिज्म क्या है। तो मेरे अंदर जो कुछ उलझने हैं, जो तकलीफें हैं, जो कंफ्लिक्ट चल रहा, संघर्ष चल रहा, उसका बाह्य लक्षण मतलब शराबियत है। और मुझे यही कहा गया कि आनंद, तुझे अपनी जिंदगी में झांकना पड़ेगा, कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस। ये जो तूने अस्त व्यस्तता अपनी जिंदगी में की है, उसका तुझे रूट काउज देखने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ अवर डिसीज। और जैसे मैंने अपनी जिंदगी में वो निर्भयता से, पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में झांकना शुरू किया दोस्तों, तब मुझे महसूस होने लगा, मैं देखा अपनी जिंदगी में उन लोगों के प्रति मुझे इतनी रिजेंटमेंट है, उन लोगों के प्रति मुझे बहुत तकलीफ है। और मुझे उनसे रिजेंटमेंट क्यों है, क्यों मुझे उनका गुस्सा आ रहा है। तो जब मैं देखता हूं तो उन लोगों ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था मेरा आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। तो जो लोगों से मैं नाराज था, उन लोगों ने मुझे, मेरे आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई थी।
मेरी महत्वाकांक्षा जो थी, मेरी एम्बिशन थी, उनको उन्होंने चोट पहुंचाई थी। और इसी के वजह से उन लोगों के साथ में मेरे वैयक्तिक संबंध, मेरे पर्सनल रिलेशन खराब होते जा रहे थे। कुछ लोगों ने कुछ ऐसे काम किए कि उनके वजह से मेरे पर्सनल सेक्सुअल रिलेशन खराब होने लगे। कोई लोग भड़काते थे, मेरे बीवी को उल्टा सीधा बताना और इसके वजह से उसका नाराज रहना, और वो नाराजगी की वजह से मेरे सेक्सुअल संबंध खराब रहना। ये चीजें महसूस होने लगी कि मुझे उन लोगों के प्रति गुस्सा क्यों है, आक्रोश क्यों है, क्यों मैं उन लोगों से इतनी नफरत या इतना घृणा करता हूं। तो दोस्तों, और मुझे पता चलने लगा कि इन लोगों ने मेरी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को, नेचुरल इंस्टिंक्ट को क्षति पहुंचाई थी। किसी ने मुझे आर्थिक हानि पहुंचाई थी, किसी ने मेरे भौतिकता को क्षति पहुंचाई थी, किसी ने मेरे लैंगिक संबंधों के लिए लैंगिकता में क्षति पहुंचाई थी। ये 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां ईश्वर ने मुझे दी है। आप सभी के पास है और जानवरों के पास में भी है। सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल इंस्टिंक्ट है। किसी को, सबको लगता है, किसी की तारीफ हुई, किसी को अच्छा बोला तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कितना अच्छा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका मेरे को कंट्रोल नहीं रहता। मेरे घर पे छत होना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े होना चाहिए, खाने के लिए अनाज होने चाहिए। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, सुरक्षा प्रवृत्ति ये होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ कहाँ होगी दोस्तों, कि इन जो मेरी प्रवृत्तियां है, ये जो मेरी इंस्टिंक्ट है, इन इंस्टिंक्ट को जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, उनके प्रति मुझे घृणा आने लगी, उनके प्रति मुझे गुस्सा आने लगा और तकलीफ देखता हूं। और ये जो आज का विषय है, सीक्रेट इज अ सिकनेस, तो मुझे पता चलने लगा कि मैं इतने लोगों का गुस्सा क्यों करता हूं। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा व्यापार था, और ये छोटा सा व्यापार के में एक व्यापारी का क्या कर्तव्य होता है, ये मैं भूल गया था। और कोई मुझे उधार मांगने आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उधार देने में क्या हर्ज है यार, बहुत तो पैसे मेरे पास में है, बहुत अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा बैकग्राउंड बन रहा है। तकलीफें कहां से शुरू होगी, कि जब मैंने उधार बांटना शुरू किया दोस्तों। अब लैक ऑफ पावर इज अ डिलेमा कहता है बिल डब्ल्यू, शक्ति का अभाव मेरा यक्ष प्रश्न बताता है, और कौन सी चीज कितनी करना, कंट्रोल में कैसा रखना, ये मुझे नहीं आता है। मैंने लोगों को उधार बांटना शुरू कर दिया, उसका कंट्रोल खो दिया। दोस्तों, ये आंकड़ों की तरफ मत देखिए, ये ग्रैंडोसिटी की बात नहीं, जो तकलीफें मेरे साथ में हुई है दोस्तों, मैंने 40 लाख के आसपास उधार बांट दिया था। 40 लाख की तरफ मत सोचिए, मैंने क्या गलतियां की वो देखिए, कि मैंने 40 लाख के उधार बांटने के बाद में, जब ये पैसे पूरे मेरे कमाए हुए नहीं है, तो बैंक जब पैसे मांगता है, कोई कंपनी का कोई पैसा है, वो कंपनी पैसे मांगता है, आप जैसे हितेश या आप जैसे प्यारे दोस्त ने कुछ हैंड लोन दिया है, वो जब वापस मांगते हैं तो मुझे बहुत से डर आते हैं कि बैंक ने अगर मेरे प्रतिष्ठान को, मेरे दुकान को लॉक लगा दिया तो मेरे समाज में कितनी इज्जत जाएगी। ये सामाजिक प्रवृत्तियों को हानि हुई है, किसके वजह से, उन लोगों ने जिन्होंने मेरे 26,11,323 रुपए डुबाए, उन लोगों के वजह से मेरे जिंदगी में वो डर आने लगे। और दोस्तों, कहते हैं कि डर मेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी है। जिनके जिंदगी में डर समाया हुआ है, उसके संबंध ईश्वर के साथ में प्रस्तापित हो ही नहीं सकते। और जब मैं देखता हूं, इन आत्म सम्मान के वजह से, इन एम्बिशन के वजह से, इन व्यक्तिगत संबंधों के वजह से, मेरे लैंगिक संबंध के वजह से जब भी तकलीफें बढ़ी है, और इस तकलीफों का जो निचोड़ आया है, तो मेरी जिंदगी में बहुत से डर समाये थे। मुझे लगने लगा कि अगर बैंक मेरे दुकान को अगर ताला लगा देती है तो मेरी कितनी जग हसाई होगी, लोग क्या सोचेंगे। और ये डर जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरी सुरक्षा प्रवृत्ति में हानि हो लगी, मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, सुरक्षा प्रवृत्ति में क्षति होने लगी। मुझे लगने लगा, क्या मैं वाकई जिंदगी जी सकूंगा, क्या मैं अपने परिवार को पाल सकूंगा, क्या मैं अपने बीवी बच्चों को सही तरह से खिला सकूंगा, क्या मैं अपने बच्चों का एजुकेशन कर पाऊंगा, क्या मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी या मुझे छोड़ के जाएगी। बीवी अगर छोड़ के गई तो जग हंसाई कितनी होगी।
लोग क्या सोचेंगे, शायद आनंद नपुंसक होगा इसलिए इसकी बीवी इसको छोड़ के गई। ऐसे सैकड़ों प्रकार के जो डर मेरी जिंदगी में समाये थे, इसके वजह से दोस्तों शराब कम नहीं हुई। 1992 की मैं बात कर रहा था और 2011 में मैंने कहा कि मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया था। तो तकलीफ ये डर थे। जिंदगी को अपने तरह से चलाने का मैंने प्रयास किया था और ये तकलीफें जब देखता हूं तो इसके लिए विल डब्ल्यू पूछता है, आनंद क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है तेरा? तो दोस्तों वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। तेरे बीमारी के, तेरे ये शराबियत नाम की बीमारी के तकलीफें क्या है, क्या किस वजह से तू इतना बेवकूफों जैसा शराब पीता है, शराब पिए बिना जी नहीं सकता, तो क्या वजह है तेरी इसकी? तो मुझे मेरा स्पॉन्सर समझा रहा था दोस्तों कि मेरी तकलीफें क्या है। तो मैं डिसकंसिडरेट पर्सनल हूं, मतलब मैं अविवेकी, बेलिहाज, विचार शून्य और लापरवाह किस्म का व्यक्ति हूं। और यही लापरवाही मुझे दूसरों की भावना, जो मेरे साथ में जुड़े लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी भावना और उनके अधिकारों को मैं याद नहीं रख सकता, उनका ख्याल नहीं रख सकता। ये अविचार, अविवेक मेरा वाला इस तरह है कि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, वो मेरे सगे है, संबंधी है, समाज में के कोई लोग है या अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग, जो भी कुछ है, जो मेरे इर्द गिर्द जो परिवार है, उनके भावनाओं की और उनके अधिकारों का मैं ख्याल नहीं रख सकता। और इसीलिए मेरे लोगों के साथ में संबंध खराब होने लगे। जब मैं अपने सीक्रेट देखता हूं, दिस इज द सीक्रेट नंबर 1, ये मेरी बीमारी का जो सिम्टम जो है और ये जो सीक्रेट जो है, तो मुझे यहाँ पता चलता है कि ये उन्हीं में से एक है कि मैं बहुत ही लापरवाह किस्म का व्यक्ति हूँ। और इसी वजह से मैंने दूसरों की भावनाओं की और उनके अधिकारों की तरफ ख्याल नहीं दिया और इसी के वजह से मेरे उनके साथ में संबंध बिगड़ते रहे। मैं अपनी भावना खुद हैंडल नहीं कर सकता था और उनके भावनाओं का तो मुझे ख्याल ही नहीं था। और ये चीज थी कि मैं बहुत बेईमान किस्म का व्यक्ति हूँ। ये मेरा डिफेक्ट है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे सीक्रेट है कि इस वजह से अगर मैं बेईमान नहीं होता तो शायद मैं ये अल्कोहलिज्म, ये बीमारी में नहीं आता। ये बेईमानी कैसी कि जो गरीबी मैंने देखी थी और वो गरीबी इस तरह थी कि वो गरीबी में जीना मुझे पसंद नहीं था और वो गरीबी से बाहर निकलने के कुछ भी करूं, नैतिकता छोड़ दूं और बिना नैतिकता से वो सब काम करूं, क्योंकि मुझ में वो ग्रीड थी, लालच थी कि मुझे बाकी लोगों को इतना बड़ा बनना है और उसके लिए फिर कुछ भी करो। दोस्तों मैं क्या करता था, मुझे बड़ा बनना था, करोड़पति बनना था, लखपति बनना था और उसके लिए जो नैतिकता से परे काम थे वो मैं करने लगा। मैं चोरी करने लगा, मैं रेत का तस्कर बन गया था, रेत माफिया बन गया था। मेरे ट्रक ट्रैक्टर रातों रात चोरी करते थे, गवर्नमेंट की चोरी करते थे और उसमें जो इनकम आती थी उसमें मैं खुद को सेटिस्फाइड समझता था। लेकिन पैसा हैंडल करना भी मेरी तकलीफी वाला ही काम था। जो पैसा मेरे पास में आता था उसका अच्छा उपयोग करना है, ये मुझे समझ में नहीं आता था। और जैसा जैसा ज्यादा पैसा मेरे हाथ में आने लगा दोस्तों, मेरी शराब बढ़ती गई। तकलीफ शराब में नहीं है, मैं मेरी जिंदगी के जो वास्तविकता है उससे भाग जाता हूं और वही डेफिनेशन है शराबखोरी की। मद्यपान जो बीमारी कहते हैं उसकी बहुत से डेफिनेशन में से एक है, जिसको मैं मराठी में हमेशा कहता हूं कि खोलवर रुजलेल्या विचार आणि भावनांचा आविष्कार म्हणजे मद्यपान। मेरे अंदर जो कुछ है तकलीफ है उसका आविष्कार, बाहर का जो प्रदर्शन होता है वो मद्यपान है। और यहाँ में समझ में आने लगा कि मेरी तकलीफें क्या है, क्या मेरे सीक्रेट्स है। तो दूसरे जो सीक्रेट है, मैं एक डिसऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, बेईमान किस्म का व्यक्ति हूँ। तीसरी एक चीज मेरे सामने आई जो मेरा स्पॉन्सर मुझे पॉइंट आउट कर रहा था, मुझे बता रहा था कि आनंद तेरी तकलीफों की जड़ है तेरा स्वार्थ। मुझे बाकी लोगों से कोई लेन देन नहीं था। लोग मेरी तारीफ करे, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, बाकी लोग चाहे
चूल्हे में मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी मुझे अच्छी करनी है और उसके लिए जो चाहिए जिस तरह से चाहिए, सेल्फ सेंटर्डनेस की बात करता है BW। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसमें मुझे पूछा जाए, मेरे बारे में बोले लोग, मेरी तारीफ करे, और ये सेल्फ सेंटर्डनेस में मेरी ये दुनिया पूरी मेरे इर्द गिर्द घूमे, मेरे को पूछा जाए। और ये जो चीज थी ये मेरे सीक्रेट्स थे। चौथी एक चीज थी कि अभी मैं डरों की बात कर रहा था और जैसे मेरे ये सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें तकलीफें हुई, मेरी एम्बिशन जिसको महत्वाकांक्षा कहता हूं मैं, इसमें तकलीफें बढ़ने लगी, मेरे पर्सनल रिलेशन जब खराब होने लगे, मेरे सेक्सुअल रिलेशन जब खराब होने लगे, मेरे ये सुरक्षाओं के प्रति मुझे जब क्षति महसूस हुई, तो मेरी जिंदगी में बहुत से डर समाने लगे। और ये डर मेरे तकलीफों की जड़ है, मेरी समस्याओं की जड़ है। और ये मुझे मेरा स्पॉन्सर बताने की कोशिश कर रहा था, मुझे बोला जा रहा था यू हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी थिंग विच डिस्टर्ब योर लाइफ। मतलब जो चीजों ने, जिन तकलीफों ने तेरी जिंदगी तहस नहस की है ना आनंद, उससे तुझे खोजना है। और दोस्तों मुझे समझ में आने लगा, स्पॉन्सर पॉइंट आउट कर रहा था कि सिर्फ यही तकलीफें नहीं है, ये मेरे सीक्रेट्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे देखना है। और देखना क्या है दोस्तों, कि मुझे वो समझना है। और जब मैं देखता हूँ जिंदगी आगे बढ़ रही है, शराब नहीं पी रहा हूँ, इन चीजों पे ख्याल है, फिर मैं जब आगे देखता हूँ तो मुझे और कुछ रहस्य पता चले जो मेरी जिंदगी में थे। मेरी जिंदगी में चिंताओं का भवंडर था, चिंता वरी जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में बड़ी थी। जब मेरी शराब बड़ी थी उस वक्त वजह देखता हूँ, रूट काउज देखता हूँ, तो मेरी जिंदगी में बहुत से वरीज मतलब चिंताएं मेरी बहुत बढ़ गई थी। मेरी जिंदगी में लोगों के प्रति जो आक्रोश था, जो संताप था, जिसको एंगर कहते हैं, ये मेरी तकलीफ है, मुझे दिख पड़ता है। तीसरी एक चीज है कि मैं बेचारा दुखों का मारा, ये मेरी हमेशा तकलीफ है। सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं, आत्म करुणा, ये मेरा प्रॉब्लम था। जब से मैं ये आत्म करुणा में जी रहा था, मैं खुशी महसूस ही नहीं करता था। मेरे प्रॉब्लम शराब थी ऐसा मुझे आज नहीं लगता। शराब हो सकता है मेरा 10% प्रॉब्लम हो, लेकिन शराब अगर मेरा 10% प्रॉब्लम है तो 90% प्रॉब्लम मेरी ये सीक्रेट्स है, जिसको मैं लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, मेरी तकलीफें लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाता था। और जब तक कि मैं ये मेरी तकलीफें, मेरे सीक्रेट्स, जो मेरे स्वभाव के जो दोष है, वो आप लोगों के साथ में, मेरे स्पॉन्सर के साथ में, मेरे ईश्वर के साथ में जब तक के शेयर नहीं करूंगा, तब तक के मुझे वो जिंदगी नहीं मिलने वाली जो आप लोग आज महसूस कर रहे, हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ। तो ये आत्म करुणा थी, ये एक मेरा सीक्रेट है कि मेरे जिंदगी में आत्म करुणा थी। वो खुद के बारे में कोसना और संतुष्टि नहीं है, अपने आप को कोस रहा हो, सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं। और ये सेल्फ स्टीम, सेल्फ पिटी, ये मेरे प्रॉब्लम थे। और ये चीज थी जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। मेरी जिंदगी में मैं हार गया था, थक गया था, निराश हो गया था। आध्यात्मिक अधपतन की बात BW करता है, क्या हमारा प्रोग्राम करता है कि कोई ताकत है यार जो मुझे मेरे जिंदगी में वो सब सुख सुविधाएं, वो सब संतुष्टि मुझे वापस देगी। इस चीज का भरोसा उठ जाना, आध्यात्मिक शून्यता मेरी जिंदगी में आई थी। और जिसके आत्मा को बीमारी है वो क्या खुश रहेगा दोस्तों। और इन चीजों के तह तक के जब मैं जाने की कोशिश करता हूँ, उसको और खोजने का प्रयास करता हूँ कि और क्या तकलीफ है मेरे साथ में, तो मेरी तकलीफें बहुत ज्यादा है। ये मुझे समझ में आता था कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत बड़े ख्वाब देखने की आदत थी। मुझे भी लगता था कि मेरा 1-2 करोड़ का घर हो, मुझे भी लगता था मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसे सुंदर हो, मुझे भी लगता था मेरे पास BMW जैसी कार हो। ये अतृप्त जो इच्छाएं थी, ये जो लालसा मेरे अंदर चाहिए थी, मोर एंड मोर एंड मोर, तो मुझे पता चलने लगा कि सिर्फ यही तेरी समस्या नहीं, यही तेरे सीक्रेट्स नहीं। आनंद, तू बहुत घमंडी आदमी है। क्यों घमंड आया था मुझे कि जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं जो काम करता हूँ, जो व्यापार मैं करता हूँ, इसके वजह से ये 16 लोगों के चूल्हे जलते हैं, मैं इनका भगवान हूँ। और ये घमंड, ये ईगो मेरे जिंदगी से वो जो प्रिय मेरा ईश्वर था उसको बाहर कर दिया था।
ये घमंड मेरी तकलीफ है। बहुत बड़ा बनना, या फिर मैं अपने लस्ट के बारे में सोचता हूँ, अपने वासना के बारे में सोचता हूँ, किसी स्त्री के तरफ या किसी इसके तरफ देखने के बाद में मेरे जहन में क्या ख्याल आते हैं, मेरे आंखें एक्सरे बन जाते हैं, मैं वो ढूंढने लगता हूँ जिसकी मुझे तकलीफ है। ये मेरी समस्या है, मेरी वासना। और एक चीज है कि जब मेरे पास में सब है तो फिर भी मेरी ये लालच ऐसी चीज है कि ये बढ़ती गई। दोस्तों, ट्रक ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, स्कॉर्पियो ले लिया, ट्रक, अच्छा खासा बिजनेस है, ये घर बन गया, दूसरा घर बन गया। जरूरत क्या है बाकी चीजों की? तो रुकना मुझे आता नहीं। ये लालच जो है, ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ रही। फिर मैं देखता हूँ कि अपनी जिंदगी में और ऐसे कौन से सीक्रेट्स है। तो मैं क्यों तकलीफ में आता था कि मेरे साथ में जो पढ़े वाले लोग थे, जिनको मेरे से कम परसेंट थे, वो मेरे से बहुत सामने निकल गए। मेरे से कम परसेंट जिनके थे वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। क्या कमाता हूँ? एक 5 फिगर का सैलरी भी नहीं आता है। मैं खुद को उनके साथ में कंपेयर करता हूँ, और ये कंपेरिजन जब करता हूँ तो मुझे उन लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। ये मेरा रहस्य है, ये ईर्ष्या। और एक चीज है कि कोई चीज मुझे पसंद आती है, कोई चीज मैं खाना चाहता हूँ, मुझे अगर समझ लो नॉनवेज पसंद है, तो कितना खाना चाहिए? 1 किलो एक आदमी ने, या फिर उससे ज्यादा? अगर चीज पसंद है तो कितने बार खाना चाहिए? महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार? मुझे तो हर रोज ही वो चीज चाहिए जो मुझे पसंद है। और ये पेटूगिरी मेरे शरीर की तकलीफें बढ़ाती है। तो मुझे ये देखना था कि मेरी समस्या सिर्फ ये शराब ही नहीं है, तो मेरी समस्या, मेरे जो तकलीफें है, तो मुझे अगर मटन खाना अच्छा है तो उसके लिए फिर मैं अपना जस्टिफिकेशन देता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा मटन खाना है, नॉनवेज खाना है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, 2 घास ज्यादा खाने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है। और मैं अपने बीवी को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर मटन खाना है तो थोड़ी सी लेने में अच्छा खाना होता है। और ये मेरा पेटूपन या लोलुपता जिसको कहते हैं, लुटोनी जिसको कहते हैं, ये मेरा रहस्य है। बहुत सा वक्त कम बचा है, तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। और मेरा सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो था मेरा क्रोध। ये मेरे बर्बादी के सीक्रेट्स है। ये क्रोध ने बहुत से बार, बहुत से अनहोनी को मेरे साथ में होने से बचाया। ईश्वर की बहुत ग्रेस रही है, कृपा रही है कि जब भी मुझे कोई बहुत बड़ा गुस्सा आया तो कुछ अनहोनी नहीं करके बैठा, उसने मुझे संभाला। लेकिन तकलीफ ये थी दोस्तों कि मेरे बीवी ने मेरे तरफ आंखें निकाल के अगर देखा तो मेरे अहंकार को क्षति पहुंचती थी। मुझे लगता था कि ये मेरी बीवी है, मेरे को इस तरह से कैसे देख सकती है, मेरा अपमान कैसे कर सकती है। और इन्हीं वजह से मैं शराब पीने जाता था। ये क्रोध मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मुझे कहा जाता है। एंगर इज द नंबर 1 ऑफेंडर। ये मेरी तकलीफ है। और सबसे बड़ी चीज थी जो था मेरा आलस्य। मैं ऐसा आदमी हूं कि क्यों यार, सब लोग तो बिना स्टेप वर्क किए, बिना प्रोग्राम फॉलो किए, या फिर 12 कदम की तरफ देखते नहीं, 12 ट्रेडिशन की तरफ देखते नहीं, मुझे क्या पड़ी यार, शराब से तो दूर होगी। लेकिन दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो कार्यक्रम है, 12 तत्व अगर इसमें से निकाल दिए जाए, 12 ट्रेडिशन अगर इसमें निकाल दी जाए, तो बचता क्या है? और मुझे तो आप लोगों को जैसी खुशनुमा जिंदगी चाहिए, हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ चाहिए। जिंदगी जीते जीते मेरे शरीर मन पे कोई बोझ नहीं रहना चाहिए, मैंने वो फ्रीडम महसूस करना चाहिए। तो अगर मुझे करना है तो मुझे अपने इन सब सीक्रेट्स को, अपने इन सब गलतियों को, कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कबूल करना है। और ईश्वर के सामने मुझे ये कहना है ईश्वर से कि भगवान, इन कैरेक्टर डिफेक्ट के सामने, इन शॉर्ट कमिंग के सामने, ये एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग के साथ में मैं सही तरह से जिंदगी नहीं जी सकता। तो आप ही है जिसको जो ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल सकता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और ये प्रार्थना करते वक्त उनको यही बोलता हूँ कि भगवान, ये जो तकलीफ है, ये जो मेरे अवगुण है, इसको मैं तो नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है इसको? तो भगवान, आप और आप ही हो जो मेरे इन
अवगुणों को निकाल सकते हैं। और अगर ये अवगुण गलती से भी मेरे साथ में रह गए, ये सीक्रेट्स मैंने अपने साथ में रखा, इस पे काम नहीं किया, तो क्या हो सकता है? जो 6 साल 11 महीने की शराब से दूरी हासिल की है ना दोस्तों, झट से वो शराब का ग्लास मेरे हाथ में आ सकता है। तो तकलीफ सिर्फ शराब में नहीं है, तकलीफ ये मेरे अवगुणों में है। और ये अवगुण मेरे जो है, इसको अगर निकालना है तो मैं नहीं निकाल सकता, और इसको निकालने के लिए मुझे उन ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा कि मैं नहीं निकाल सकता। और निकाल कौन सकता है? तो पूरे विनम्रता से मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये भगवान, हे ईश्वर, ये दाता, ये सृष्टि के चलाने वाले, जो कुछ भी है, हायर पावर है, अब मैं तैयार हूं यार भगवान, मैं तैयार हूं कि इन दोषों के साथ में, एक चारित्रिक दोषों के साथ में मैं नहीं जी सकता। मेरा जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बुरा है, वो सब आप ले लो। मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, मैं करता हूं कि आप मेरे चरित्रों का हर वो अवगुण दूर करें जो मेरे और मेरे साथियों के, मेरे भाइयों के, एल्कोहलिक एनस के फेलोशिप के जो मेरे भाई है, इनके बीच में अवरोध या बाधा पैदा करते हैं। मेरे संबंध मेरे फेलोशिप के साथ में, आपके साथ में बनने में जो तकलीफें आती है, और ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये मेरे अवगुण है, ये आप ही दूर कर सकते, कृपया ये आप दूर कीजिए। मैं प्रार्थना हमेशा करता हूं, और ये मुझे, मैं ताकत मांगता हूं कि मुझे आपका काम करने के लिए, क्योंकि भगवान तो हर जगह नहीं जा सकते, ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते, तो उसने मेरे जैसे व्यक्ति को एल्कोहलिक एनोनिमस में लाके उसका काम करने के लिए यहाँ लाया है। तो अगर मैं आज सोबर हूं, 6 महीना 11 साल से, अगर 6 साल 11 महीने से अगर मैं शराब से दूर हूं, तो मेरा एक दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे एक दायित्व दिया गया है कि मैं लोगों के काम में आऊं, लोगों की मदद करूं, ईश्वर का काम करूं। और आज भी जो भाई शराबियत नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो तकलीफों में है, उनकी मदद करने का जरिया मैं बनूं, ईश्वर की यही इच्छा है। विनम्रता मैं समझता हूं, तो विनम्रता क्या है कि हर वक्त हर क्षण ईश्वर की मेरे लिए क्या आज्ञा है, और वो आज्ञा का समझते हुए वो आज्ञा पे चलने का, उसके दिशा में चलने का मेरा प्रयास रहे। और ये प्रयास अगर मैं करते रहूंगा, तो मेरी जिंदगी की ये सीक्रेट जो है, जिसके वजह से मेरी जिंदगी में शराबियत नाम की बीमारी है, ये जिसके वजह से ये सिकनेस आया है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ईश्वर का काम मैं कर रहा हूं। अपने अवगुणों को दूर करने के लिए ईश्वर से हर वक्त प्रार्थना कर रहा हूं, और ये प्रार्थना जब करता हूं दोस्तों, तो बहुत अच्छी जिंदगी मिलती है मुझे, हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ मिलता है, वो मिल रहा है। समय की नजाकत है दोस्तों, रुकना पड़ेगा। ये समूह हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने मुझे बोलने का, मेरे जैसे न्यू कमर को कुछ अपने अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर की बातें, जो कुछ अनुभव थे, टूटे फूटे सही, लेकिन आप लोगों ने जो बड़े शांति से सुने, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।